गुज़श्ता कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादो-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,303 नए केस सामने आए, जबकि इसी अरसे में 2,563 अफराद शिफायाब भी हुए। एक दिन में कोरोना से 39 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना के तकरीबन 17,000 एक्टिव मामले हैं। इसी बीच हुकूमत दूसरे टीके के बाद बूस्टर डोज की मयार में कमी करने पर गौर कर रही है। जराये के मुताबिक दूसरे टीके और बूस्टर डोज के बीच फासले को 9 महीने से घटाकर 6 माह किया जा सकता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की 29 अप्रैल को मीटिंग है और इस मीटिंग में दूसरी डोज और बूस्टर के बीच वक्त को कम करने की सिफारिश की जा सकती है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,367 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक शख्स की मौत भी हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। 65,000 से जायद बेड्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। स्कूलों के हवाले से दिल्ली सरकार की तरफ से रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा कि हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी पहुंचे आसाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे नरेंद्र मोदी आसाम में। आसाम को करोड़ों की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की जानिब से आसाम को करोड़ों की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी आसाम पहुंच चुके हैं और करोड़ों की सौगात आसाम को मिलने वाली है। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे नरेंद्र मोदी आज। इस तरह की बड़ी खबर आपको अभी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज आसाम पहुंच चुके हैं और करोड़ों प्रोजेक्टों का वहां पे संगे बुनियाद रखा जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वहां पे संगे बुनियाद रखा जाएगा। करोड़ों का सौगात आसाम को आज मिलने वाला है। तो आसाम के लिए राहत भरी खबर। नरेंद्र मोदी आसाम पहुंच गए हैं। आसाम के लोगों के लिए इस वक्त की राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं कि वहां पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा आराम और सहूलियात फराहम की जाएगी। आसाम को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है, जिससे लोग वहां पर अपनी तमाम तर जरूरियात पूरा कर सकते हैं। आसाम के लोगों के लिए इस वक्त की राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आसाम अभी पहुंच चुके हैं। आसाम को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसाम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह पे वहां पे जश्न का माहौल है। हजारों लोग उनके खिताब के लिए वहां पे पहुंच गए हैं। हजारों लोग उनकी रैली में पहुंच गए हैं। हजारों लोग वहां पे आकर उन सौगात का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। डिब्रूगढ़ में पीएम कैंसर अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी की जानिब से ये खबर आपको बताई जा रही है कि वो आसाम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है। विकास और शांति से जुड़ी हुई कई सौगात यहाँ पर लोगों को देने वाले हैं। करोड़ों की सौगात वहां पे मिलने वाली है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह पे वहां पे लोगों का जश्न है। लोग वहां पे जश्न मना रहे हैं क्योंकि अब आसाम को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। आसाम के लोगों के लिए राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं।
दिल्ली के वजीर सेहत ने क्या कुछ कहा कोरोना से निपटने के लिए, आइए सुनते हैं। देखो केसेस तो ज़्यादा आ रहे हैं, बट वो केसेस की वजह से कोई सीरियस नहीं है। देखो एडमिशन जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। पिछली अब लगभग 5000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जब पहले 5000 केसेस एक्टिव होते थे तो उसमें कम से कम 1000 लोग अस्पताल में होते थे। अब अस्पताल में 100 लोग हैं, तो बहुत ही कम नंबर है जो कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि सब लोग वैक्सीनेटेड है। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और काफ़ी लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब क्योंकि ये दोबारा या तीसरी बारी या चौथी बारी हो रहा है तो इतना गंभीर नहीं है। 10,000 बेड ऑलरेडी हैं। उस 10,000 बेड में से सिर्फ 100 ऑक्यूपाइड है, तो अभी बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी जरूरत पड़े हम बढ़ा देंगे। बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल कम घबराने की जरूरत है। देखो अभी तक एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि शुरू से हम सीरो सर्वे कराते रहे हैं, बार बार कराते रहे हैं, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन था बड़ों के बराबर था, पर उनको सीवियरिटी बहुत ही कम रही है। बहुत ही कम बच्चे अस्पताल तक जाते हैं, बहुत सीवियरिटी कम है। बूस्टर डोज की तैयारी चालू हो गई है, सबको लगाया जाएगा। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? हम अपनी नुमाइंदा से फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कि दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोरोना केसेस में किस तरह से निपटने की हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं कि बेड्स को बढ़ाया गया है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात पेश ना आ जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल से हमने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में बहुत सारे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के वजीर सेहत ने आज बयान दिया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम उसके लिए कोशा है कि किसी भी तरह की मरीज को कोई भी परेशानी पेश ना आ जाए। तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में बेड्स की बढ़ोतरी की जा रही है, बेड्स में इजाफा किया जा रहा है और स्टाफ में भी काफ़ी ज़्यादा आज जोशो खरोश देखा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ का स्टाफ भी तमाम मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं अपनी नुमाइंदा रचना, हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा किया जा रहा है। अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां? देखिए, जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए मामलों ने सरकार की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। और इससे निपटने के लिए सरकार ने तमाम जो अस्पताल है सरकारी, उनको निर्देश जारी कर दिए है कि वो अपनी तैयारियां करके रखें। और कोविड की जो पिछली लहरें निकली हैं उसमें हमने देखा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स का इलाज किया गया, या दिल्ली के और तमाम सरकारी अस्पताल है जिनमें इलाज हुआ, तो उन सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी तैयारियां करके रखें। हालांकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ रही है। प्रतिदिन मामले जरूर 1 से 1,500 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो कोविड के लक्षण अभी है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स है या हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है जी, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है, चाहे वो स्कूल हो, मार्केट हो या अन्य कोई भी ऐसे क्राउड वाले एरिया हो, वहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। तो ऐसे में मामले तो बढ़ रहे हैं, तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। रचना, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि तलबा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में उनके स्कूल्स खुल गए हैं, वो ऑफलाइन को ही ज्यादा तरजीह देते हैं, तो उनके लिए किस तरह की तैयारियां? देखिए, पेरेंट्स खुद भी चाहते हैं कि बच्चे ऑफलाइन मोड पर यानी कि स्कूल में जाकर पढ़े, क्योंकि पिछले 2 साल से जब बच्चे घर में ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे थे तो बच्चों का जो विकास होना चाहिए था मेंटली और फिजिकली उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। और हमने बच्चों से भी बात की थी, तो बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल में जाकर वो पढ़े, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का माहौल होता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी ऑनलाइन को लेकर कोई विचार यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है। सरकार ने स्कूलों को लेकर एसओपी जारी की है और स्कूलों से कहा गया है कि तमाम जो एसओपी है वो उनका ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे स्कूल में आकर बेहतर तरीके से पढ़ सके। और अभी ऑनलाइन की तरफ अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कोई भी विचार इस वक्त ऑनलाइन माध्यम पर जाने का नहीं है।
ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करती हैं, आपको मालूम होगा, आप कई सारे लोगों से बातचीत कर रही होगी, लोगों का किस तरह का रद्द अमल है इस बार? देखिए, लोगों का अगर हम बात करें तो लोग जरूर बढ़ते हुए कोविड के मामलों से थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स से भी बात की, उनका कहना है कि डर जरूर लगता है, लेकिन हमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। और यही चीज हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ एक विकल्प हो सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके का मेंटली या फिजिकली जो ग्रोथ बच्चों की होती है वो स्कूल में जाकर बेहतर तरीके से हो सकती है। पेरेंट्स भी ये बात चाहते हैं और सरकार भी इसका पूरा ध्यान रखते हुए एसओपी जारी कर चुकी है। तो लोग एसओपीज का फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर से वही उसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, अगर हम लोगों की बात करें तो जिस तरीके से पहले मास्क में रिलैक्सेशन दिया गया था और उसको ये कहा गया था कि मास्क ना लगाने में पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन वापस से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और लोग भी काफी समझदार हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं पर इस तरीके की चीजें देखने के लिए जरूर मिलती हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों से लगातार अपील की जाती है या फिर वहां पर जो भी वॉलंटियर्स है वो उनको समझाते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। तो लोग काफी ज्यादा समझदार यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं और जो लोग नहीं मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसी का नतीजा ये है कि एक बार मामले फिर से बढ़ने लगे। और रचना, दूसरी जानब के तमाम मजहब के जो त्योहार हैं वो एक ही साथ यकजा होकर आ रहे हैं, तो इस तरह से मार्केट का किस तरह का अभी जो हाव भाव है वो हमारे सामने है? देखिए, मार्केट की बात अगर हम करें, क्योंकि ईद का त्योहार आने वाला है, लोग खरीदारी के लिए भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से मास्क को लेके साफ तौर से कह दिया गया है कि जो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा 500 रुपए का चालान लगाया जाएगा। बाजारों में भी जो दुकानदार हैं वो भी खरीदारों से ये अपील कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सिर्फ एक की कोशिश से नहीं हो पाएगा, मिलकर सबको काम करना होगा, मिलकर इस फाइट को लड़ना होगा। चलिए रचना, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र पुलिस को कामयाबी मिली है, पुलिस ने हथियार का जखीरा जब्त किया है। ये कार्रवाई मुंबई आगरा हाईवे पर की गई। छत्तीसगढ़ से जालना जा रही कार को पुलिस ने रोका और तलाशी ली। स्कॉर्पियो से 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया गया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जब्त किए गए हथियारों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं, 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क की कई रियासतों में बिजली का शदीद बुहरान पैदा हो गया है। कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जाने लगी है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है और बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मुल्क भर के 85 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। पावर प्लांट की शिकायत है कि रेल रैक की कमी की वजह से कोयला मिलने में ताखीर हो रही है। जिन रियासतों में थर्मल पावर प्लांट में कोयला खत्म होने की दहाने पर है, उनमें राजस्थान, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रभात सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, कोयले की कमी की वजह से अब बिजली का बहरान पैदा हुआ है, क्या कुछ है तफसील?
जी नमस्कार, आवाज आ रही मैम? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए मैम, वर्तमान में जो कोयले संकट की जगह जगह चर्चाएं हो रही है, जिसके कारण पावर क्राइसिस भी बहुत सारे स्टेट जो है फेस कर रहे हैं, तो इसी क्रम में अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं जी तो वर्तमान में जो हमारा डिमांड जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो लगभग 22,000 मेगावाट के आसपास जा रहा है, जिसको कि हम सिर्फ 19,000 के आसपास मीट आउट कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो उत्पादन गृह हैं, जो हमारे अंतरा है, ओबरा है, ये हमारे विभागीय उत्पादन गृह हैं जी अंतरा, ओबरा, हरदोगंज, पारिक्षा, जिसमें से अंतरा एक ऐसा प्लांट है जो पिटहेड पर है। पिटहेड का मतलब कि कोयला बिल्कुल कोयल खदान के मुहाने पर ही है जी। तो वहां पर तो कोयले की उपलब्धता करीबन 30% के आसपास है, क्योंकि वो नजदीक है और वहां से कहीं और से नहीं आना है, तो मैरी गो राउंड सिस्टम के वजह से कोयला अवेलेबल हो पा रहा है। परंतु बाकी जो 3 हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें आज की डेट में क्रिटिकल स्टेज में है कोयले की उपलब्धता जी। मतलब अगर मैं कहूँ कि अनपरा में मानिए तो 4 से 5 दिन का कोयला उपलब्ध है जी। ओबरा में भी इसी प्रकार से 4-5 दिन का कोयला उपलब्ध है, हरदोगंज में भी 4-5 दिन, और पारिक्षा में बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, वहाँ मात्र 1 या 2 दिन का कोयला उपलब्ध है जी। तो ये सारी जो स्थिति पैदा हुई है, ये इसको अगर ये कहा जाए कि अचानक से पैदा हुई है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही प्रभात सिंह साहब जानना चाहेंगे बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि कोयले की कमी की वजह से ये तमाम चीजें हो रही है? कोयले की कमी क्या बुनियादी वजह क्या हो सकती है? अगर आप बुनियादी वजह पर बात करें तो अगर हम इसे केंद्र स्तर पर देखें तो डेफिनेटली कोल इंडिया, पावर मिनिस्ट्री और हमारा जो रेल मिनिस्ट्री है, उसके बीच में आपस में सामंजस्य का बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहता है जी। अगर हमें जैसे आज की डेट में गाड़ियां कैंसिल हो रही हैं, कोयले गाड़ियों को निकलने का प्रावधान किया जा रहा है, नंबर ऑफ रैक्स रेलवे ने बढ़ाई हैं, तो ये जो व्यवस्थाएं होती है हमें जनवरी से ही प्लानिंग करके स्टार्ट करनी होती हैं। तो वो जो सामंजस्य का अभाव आ रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत अचानक से पैदा हुई है, और अब इस समय पर एक साथ उतना कोयला मुहैया कराना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क है, परंतु स्थिति धीरे धीरे जो है जिस प्रकार से प्लानिंग चल रही है उससे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा सकती है। बुनियादी तौर पर तो यही बात है जो वर्तमान में हम देख पा रहे हैं जी। तो आने वाले वक्त में किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है कि कब तक हम इस चीज को कवर अप कर सकते हैं? देखिए, कोयले की उपलब्धता कम होने पर अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो कोयले का स्टॉक हम मेजर करते हैं वो करते हैं कि अगर मान लीजिए 85% PLF है, प्लांट लोड फैक्टर 85% पर जितने कोयले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेजर करते हैं। अगर उससे कम जाता है तो उसे हम अगर 25% से कम जाता है तो हम बोलते हैं ये यूनिट क्रिटिकल स्टेज में चल रही है जी। तो यूनिट एकदम से नहीं बंद होके डेफिनेटली ये धीरे धीरे लोड को रिड्यूस किया जाएगा और कोयले की उपलब्धता बढ़ने पर PLF को 85% तक लेके जाया जाएगा। तो इससे डेफिनेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो जगह जगह जो है आपको रोस्टिंग नजर आएगी, मतलब बिजली की कटौती की जाएगी पीक आवर्स में जी जी। क्योंकि डे में हमें कहीं ना कहीं सोलर की उपलब्धता हो जाती है तो डिमांड मीट आउट हो रही है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो हमारी आ रही है इस टाइम पर जी वो पीक आवर्स में आ रही है। शाम 7 बजे से रात को 11-12 बजे तक पीक डिमांड आ रही है, तो उसको मीट आउट करना अभी जल्द में कोई ऐसा प्रयास नहीं है, लेकिन सरकार निरंतर रैक बढ़ा रही है, गाड़ियों को पास करने का प्रावधान कर रही है, तो इससे धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की आशा नजर आ रही है जी जी। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस तरह के जो बहरान है वो हमें देखने का न मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया अपनी तमाम तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे प्रभात सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर एसोसिएशन। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त एजाज हाफिज, दिलीपुरा, पुलवामा और शाहिद अयूब